गुड मॉर्निंग। आज का 12वीं कक्षा का जीव विज्ञान का एक चैप्टर है प्रतिरक्षा तंत्र एवं आनुवांशिक सलाहकारी। इस चैप्टर के अंतर्गत हम मुख्य बिंदु, प्रतिरक्षा तंत्र, टीकाकरण, अंग प्रत्यारोपण, रुधिर वर्ग, आनुवांशिक सलाहकारी, इन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले प्रतिरक्षा तंत्र क्या है। जैसे वातावरण में बहुत सारे रोगाणु जीवाणु मौजूद होते हैं, हमेशा हवा में, पानी में, वातावरण में पूरे रोगाणु जीवाणु फैले हुए हैं, लेकिन हमेशा ये नहीं होता कि हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाए है? इसलिए कि शरीर के द्वारा कई ऐसी क्रियाएं किए जाते हैं जिससे हमारी शरीर की सुरक्षा होती है। इसी सुरक्षा को जो शरीर के द्वारा किया जाता है प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। अब इस प्रतिरक्षा तंत्र को दो भाग में अध्ययन कर सकते हैं हम। अविशिष्ट, पहला है अविशिष्ट सुरक्षा अनुक्रियाएं। इसके अंतर्गत त्वचा, रुधिर अवयव, प्रतिरक्षी, ये सभी शरीर की सुरक्षा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। पहला है त्वचा। दूसरा है रुधिर केशिकाएं। रुधिर वाहिकाएं। तीसरा है प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज। ये तीन आते हैं इसमें अविशिष्ट सुरक्षा अनुक्रियाएं के अंतर्गत। त्वचा या स्किन, जैसे देखते हैं जीवों के शरीर के ऊपर पूरा एक आवरण होता है जिसको त्वचा कहते हैं। अब ये जो त्वचा है दो भागों से मिलकर बना होता है। ऊपर वाला एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा और नीचे वाला अंतः त्वचा या एपिडर्मिस और डर्मिस कहा जाता है। पूरे शरीर का सुरक्षा करता है ये, और बाह्य वातावरण से, जैसे वातावरण में धूल है, गर्मी है, इसे शरीर की सुरक्षा करता है ये। त्वचा के द्वारा पसीना निकलता है और रोम भी पाया जाता है। रोम ये धूल के कण है, पराग कण है, इससे सुरक्षा करता है। पसीना निकलता है शरीर से, इसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है और कुछ लवण भी पाए जाते हैं। ये जो लवण और लाइसोजाइम है, इसके कारण से कई प्रकार के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। रुधिर केशिकाएं एवं रुधिर वाहिकाएं। त्वचा को जैसे प्रथम सुरक्षा चक्र कहा जाता है। प्रथम सुरक्षा चक्र है ये त्वचा, और रुधिर केशिकाएं, रुधिर वाहिकाएं ये द्वितीय सुरक्षा चक्र कहलाता है। प्रथम सुरक्षा चक्र ये रोगाणु जीवाणु को रोकने का काम करता है जिससे शरीर सुरक्षित रहे। यदि शरीर का कोई भाग कट जाए, छील जाए, तो उस समय रोगाणु जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और रुधिर केशिकाएं और रुधिर वाहिकाओं तक पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति में रुधिर केशिकाएं और रुधिर वाहिकाएं ये क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। ये आकार में बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और इसके द्वारा एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया जाता है। एंटीबॉडीज़ ये शरीर में पहुँचे हुए जो हानिकारक एंटीजेंस होते हैं उसको भक्षण करते हैं। तीसरा है प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज़। ये भी त्वचा और रुधिर केशिकाएं, रुधिर वाहिकाओं के समान एंटीबॉडीज़। जब शरीर में कोई रोगाणु जीवाणु प्रवेश कर जाता है जिसको एंटीजन कहते हैं, रोगाणु या जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं उसको एंटीजन कहे जाते हैं। शरीर में उनके पहुंचने पर शरीर के द्वारा एक विशिष्ट प्रकार के पदार्थ बनाया जाता है, इसको बोला जाता है एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़
ये एंटीजन का भक्षण करते हैं और शरीर की सुरक्षा करते हैं। इस प्रकार से ये शरीर को बचाने का काम करते हैं ये विशिष्ट। इसके बाद है विशिष्ट सुरक्षा अनुक्रियाएं। विशिष्ट सुरक्षा अनुक्रियाएं ये अलग अलग रोग के लिए, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग होता है विशिष्ट सुरक्षा अनुक्रियाएं। और ये जैसे अब एडवर्ड जेनर के द्वारा एक प्रकार के वैक्सीन बनाया गया था जो चेचक के लिए उपयोग में लाया जाता है इस वैक्सीन का। ऐसे ही अलग अलग जो बीमारियां हैं उसके लिए अलग अलग सुरक्षा अनुक्रियाएं किए जाते हैं। या अलग अलग बीमारी का अलग अलग वैक्सीन होता है। ये जो वैक्सीन्स हैं इसको बीमारियों के लिए उपयोग में लाया जाता है, लगाया जाता है। टीकाकरण। टीकाकरण एक उपाय है रोगों से बचाव के लिए। टीकाकरण एक उपाय है। इसके लिए करते हैं कि कमज़ोर रोगाणुओं को शरीर के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। कमज़ोर जीवाणु जो होते हैं उसको शरीर के अंदर प्रवेश करा देते हैं। तब इस रोगाणु के विपरीत शरीर में एंटीबॉडीज़ बनने लगते हैं और एंटीबॉडीज़ की संख्या जब बढ़ जाती है तो फिर शरीर में जब वास्तविक रोगाणु प्रवेश करते हैं तो उन रोगाणुओं का शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए कि शरीर में एंटीबॉडीज़ पहले से ही बने होते हैं। तो इस प्रकार जो रोगाणुओं को पहले से प्रवेश कराया जाता है और एंटीबॉडीज़ का निर्माण कराया जाता है शरीर में, जो वास्तविक रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करता है, इस प्रकार की क्रियाओं को टीकाकरण कहा जाता है। वैसे किसी भी रोगाणु का पूर्ण प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए, पूर्ण प्रतिरोध या फिर कोई बीमारी ना हो, इसके लिए टीकाकरण कम से कम 2 या 3 बार कराया जाता है। 2 या 3 बार टीकाकरण कराते हैं। पहला वाला मुख्य कहलाता है और उसके बाद जो टीका दिया जाता है उसको बूस्टर डोज कहा जाता है। तो इस प्रकार से टीकाकरण विभिन्न बीमारियों के लिए अलग अलग वैक्सीन्स होते हैं और इनका उपयोग शरीर में बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है। अगला है एंटीसीरा। एंटीसीरा क्या है? तो ये एंटीबॉडीज़ का तरल रूप है, एंटीसीरा कहलाता है। प्रतिरक्षी पदार्थ या फिर प्रतिरक्षी जिसको अब एंटीबॉडीज़ कहते हैं, उसका तरल रूप एंटीसीरा कहलाता है। और इसका उपयोग हम विभिन्न रोगाणुओं को मारने के लिए अलग अलग रोगी को दिया जाता है। जिसको जिस सीरा की आवश्यकता होती है, जिस बीमारी के लिए होता है ज़रूरत, उसको इसको दिया जाता है एंटीसीरा को। तो एंटीसीरा एंटीबॉडीज़ का तरल रूप है, द्रव रूप होता है। अब इसको बनाने के लिए, एंटीसीरा बनाने के लिए जैसे पशुओं को इस्तेमाल किया जाता है, गाय है, घोड़े हैं, इनके शरीर में रोग कारक जो रोगाणु होते हैं, एंटीजेंस, उसको अल्प मात्रा में प्रवेश कराया जाता है। अल्प मात्रा में जब एंटीजेंस प्रवेश कर जाते हैं तो शरीर में, गाय या घोड़े के शरीर में एंटीबॉडीज़ बनने लगता है। धीरे धीरे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ते जाता है, जीव कम, और जब और अधिक मात्रा में रोगाणु जब प्रवेश कराया जाता है तो गाय या घोड़े के शरीर में, तो वो रोगग्रस्त नहीं होते।
इसका मतलब ये होता है कि शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज बन चुका होता है। उस समय गाय या घोड़े के शरीर से ब्लड ले लिया जाता है, रुधिर को निकाला जाता है, उसका थक्का बनाते हैं और थक्का बनाने के बाद जो सिरा प्राप्त होता है उसको कलेक्ट किया जाता है। इसी का उपयोग या फिर इसी को एंटी सिरा कहा जाता है। इसका उपयोग विभिन्न रोगों में, जैसे अब कभी सर्प काट देता है, कुत्ते काट देते हैं, रेबिस के कारण जो होता है बीमारी हाइड्रोफोबिया, उसके लिए भी उपयोग होता है। विषाक्त भोजन यदि कोई कर लिया है तो उसके लिए भी एंटी सिरा दिया जाता है। तो ये एंटी सिरा विभिन्न रोगों के लिए, या फिर जैसे हाइड्रोफोबिया है, सर्प का विष है, भोजन का विषाक्त है, इनके लिए दिया जाता है। आगे है अंग प्रत्यारोपण। अंग प्रत्यारोपण, कभी कोई दुर्घटना हो जाता है, शरीर का कोई भाग खराब हो जाता है, काम करने लायक नहीं रहता, या शरीर का कोई ऊतक कार्य करने लायक नहीं रह पाता, उस समय इस क्षतिग्रस्त अंग को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति का अंग लगाया जाता है, या तो फिर उसी व्यक्ति के शरीर में उसी व्यक्ति के कोई दूसरे जगह से ऊतक निकाल कर लगाया जाता है। इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं अंग का रोपण करना, इसी को अंग प्रत्यारोपण कहा जाता है। तो इसमें उसी व्यक्ति का उसी व्यक्ति में भी लगा सकते हैं, या फिर कोई दूसरे व्यक्ति का अंग दूसरे व्यक्ति में लगाया जाता है। इस प्रकार की क्रियाएं अंग प्रत्यारोपण कहलाते हैं। अब इसमें यदि दोनों एक समान हो, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंग लेकर लगा रहे हैं, यदि दोनों मैच कर रहे हैं तब ठीक होता है, या तो कभी कभी ये मृत्यु का कारण भी हो सकते हैं। तो जितने ज़्यादा समीप वाले होते हैं उतने ही ये लाभदायक होता है। प्रत्यारोपण वैसे 3 प्रकार का होता है। पहला है आइसोग्राफ्ट, दूसरा है एलोग्राफ्ट, तीसरा होता है जीनोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्ट। आइसो मतलब समान होता है, उसी व्यक्ति के शरीर से कुछ ऊतक निकालकर उसी व्यक्ति में यदि लगाया जाए, या फिर कोई जुड़वा है तो जुड़वा है, एक के शरीर में यदि लगाना है तो उसके जुड़वे से शरीर लेकर या कोई हिस्सा लेकर लगाएं। तो इस प्रकार के जो प्रत्यारोपण की क्रिया है आइसोग्राफ्ट कहलाता है। एलोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट में एक ही जाति के 2 व्यक्तियों के अंगों का प्रत्यारोपण किया जाता है। एक ही जाति, जैसे मनुष्य एक जाति है, तो इस प्रकार के यदि एक ही जाति के जीवों के बीच अंगों का प्रत्यारोपण एलोग्राफ्ट कहलाता है। अब इसमें जैसे किडनी का प्रत्यारोपण करते हैं, रक्त ट्रांसफ्यूजन है, फिर ये त्वचा का भी प्रत्यारोपण है, शरीर के एक हिस्से से त्वचा निकालते हैं और दूसरे हिस्से में लगा देते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रत्यारोपण की क्रिया है एलोग्राफ्ट कहलाता है। जीनोग्राफ्ट, ये 2 अलग अलग जाति के जीवों के बीच यदि एक अलग जाति का है, कोई एक दूसरा जीव है, उनके बीच यदि अंगों का या कोशिकाओं का ऊतकों का प्रत्यारोपण हो रहा है तो ये जीनोग्राफ्ट कहलाता है। लेकिन ये केवल प्रयोगशाला तक ही सीमित है अभी ये। तो ये जो अंग प्रत्यारोपण है
इस विधि के द्वारा क्षतिग्रस्त अंगों या ऊतकों को हटाकर उसके स्थान पर उसी व्यक्ति का या दूसरे व्यक्ति का या दूसरे जीव का, ये अलग अलग, जैसे आइसोग्राफ्ट है, आइसो मतलब एक ही, उसी जीव का उसी जीव के शरीर में, या जुड़वा है तो जुड़वे से, एलोग्राफ्ट उसी जाति के जीव के बीच प्रत्यारोपण होता है, जीनोग्राफ्ट दो अलग अलग जाति के बीच प्रत्यारोपण होता है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के प्रत्यारोपण अंग प्रत्यारोपण होता है। आगे रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले डॉक्टर कॉरलैंड स्टीनर स्टीनर इसके द्वारा रुधिर वर्ग का खोज किया गया था। इनके द्वारा एक तो रुधिर में और दूसरा प्लाज्मा में। जैसे रुधिर क्या है, तो रुधिर 2 भागों से मिलकर बना रहता है। रुधिर में रुधिर या ब्लड जिसको बोलते हैं, इसमें 60% भाग तरल रहता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। चालीस 40% भाग रहता है कणिकाएं। ये दोनों मिलकर रुधिर या ब्लड या खून जो भी बोलते हैं, रुधिर में 40% तरल भाग होता है, ये प्लाज्मा कहलाता है। 60% तरल भाग प्लाज्मा, 40% कणिकाएं पाए जाते हैं, जिसमें लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, थ्रोम्बोसाइट्स, ये तीनों आते हैं इसके अंतर्गत, कणिकाओं के अंतर्गत। तो रुधिर वर्ग की खोज डॉक्टर कॉरलैंड स्टीनर के द्वारा बताया गया कि रुधिर में और प्लाज्मा में, आरबीसी में और प्लाज्मा में, इन दोनों में ही कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं जिनको एंटीजन और एंटीबॉडीज कहे जाते हैं। रुधिर में, प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाए जाते हैं ये एंटीबॉडीज कहलाते हैं। एंटीबॉडीज ए और बी, इसका खोज किया गया है प्लाज्मा में। इसी प्रकार लाल रुधिर कणिकाओं में आरबीसी, इसमें भी प्रोटीन खोज किया गया है, इसको एंटीजन कहे गए। कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो एंटीबॉडीज़ को स्मॉल बी से दर्शाते हैं और एंटीजन को कैपिटल बी और कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। रुधिर वर्ग 4 होते हैं। ए, इस प्रकार से रुधिर वर्ग होते हैं ए बी और ओ। 4 रुधिर वर्ग होते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडीज के आधार पर
रुधिर वर्ग। अब इसमें रुधिर वर्ग आरबीसी में उपस्थित एंटीजन प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडीज रुधिर वर्ग 4 होते हैं। रुधिर वर्ग ए, इसमें एंटीजन होता है एंटीबॉडी बी। इस प्रकार से रुधिर वर्ग 4 होते हैं, ए बी और ओ, ये 4 रुधिर वर्ग होते हैं। इनमें रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी होता है। रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए होता है। ए बी रुधिर वर्ग में एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। रुधिर वर्ग ओ, इसमें एंटीजन कोई नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है। तो इस प्रकार से 4 रुधिर वर्ग की खोज किया गया है, जो इस प्रकार से है। तो रुधिर वर्ग है, 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, ए बी और ओ। जो भी मनुष्य हो उनमें 4 में से कोई एक ही रुधिर वर्ग पाया जाता है। अब इन रुधिर वर्ग में जैसे अब कार्ल एंड स्टीनर के द्वारा एक खोजा गया है रुधिर वर्ग, इसमें ए भी एंटीजन और एंटीबॉडीज के आधार पर। तो रुधिर वर्ग ए है तो एंटीजन इसमें ए होता है, एंटीबॉडी बी होता है। रुधिर वर्ग बी, एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए पाया जाता है। रुधिर वर्ग ए बी, इसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। रुधिर वर्ग ओ, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, इसमें एंटीबॉडीज ए और बी पाया जाता है। तो एंटीजन और एंटीबॉडीज के आधार पर ये 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाया जाता है। आगे है रुधिर आधान।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोला जाता है इसको, रुधिर आदान। जब कभी कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी बीमारी के कारण किसी का शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो उस समय शरीर में रुधिर की कमी हो जाती है, तब चिकित्सक उनको सलाह देते हैं किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड लेकर मरीज को दिया जाता है या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दिया जाता है। जो रुधिर देने वाला होता है वो दाता कहलाता है। दाता कहलाता है डोनर, और रुधिर प्राप्त करने वाला प्राप्यक। रुधिर प्राप्त करने वाला प्राप्यक कहलाता है, जो रुधिर प्राप्त करता है। रुधिर देने वाला दाता, रुधिर प्राप्त करने वाला प्राप्यक कहलाता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति का रुधिर किसी को भी नहीं दिया जा सकता। जैसे रुधिर वर्ग देखें, ए बी और ओ, 4 रुधिर वर्ग होते हैं। इन चारों में से यदि किसी का दुर्घटना हो गया है तो किसी का भी रुधिर निकाल के किसी को नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि यदि विपरीत रुधिर वर्ग या जो मैच नहीं कर रहा है ऐसे रुधिर वर्ग यदि दे दिया जाए तो उनके आरबीसी आपस में चिपक जाते हैं और जो प्राप्यक होता है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए रुधिर किसी को भी नहीं दिया जा सकता। इसलिए पहले टेस्ट किया जाता है, रुधिर मैच करता है, तब किसी दाता से रुधिर प्राप्यक को दिया जाता है। बिना टेस्ट किए रुधिर किसी को नहीं दिया जा सकता। रुधिर वर्ग 4 होते हैं, जैसे ए बी और ओ, ये 4 रुधिर वर्ग हैं। कौन से रुधिर वर्ग वाला किसको रुधिर दे सकता है, ये अपने को जानकारी हो जाता है। जिसका रुधिर वर्ग ओ है वो सभी को रुधिर दे सकता है, और जिसका रुधिर वर्ग ए बी है वो सभी से रुधिर ले सकता है। और बाकी सामान्य, जैसे जिसका रुधिर वर्ग ए है, ए को रुधिर दे सकता है और रुधिर ले सकता है। बी वाला है तो बी को दे सकता है, ले सकता है। ए बी वाला ए बी को रुधिर देता है, और ओ वाले जिसका रुधिर वर्ग ओ है ये सभी को रुधिर दे सकता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक दाता बोलते हैं। रुधिर वर्ग ओ को कहा जाता है। इसी प्रकार रुधिर वर्ग ए बी सभी से रुधिर प्राप्त कर सकता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक प्राप्यक बोला जाता है। रुधिर वर्ग ओ सभी को रुधिर दे सकता है, इसलिए सार्वत्रिक दाता कहलाता है। रुधिर वर्ग ए बी ये सभी से रुधिर ले सकता है, ए से भी, बी से भी, ए बी से भी, ओ बी से भी,
सभी से रुधिर ले सकता है, ये बी रुधिर वर्ग वाला, इसलिए सार्वत्रिक प्राप्यक है, रिसिपिएंट है। और सार्वत्रिक दाता वो को कहा जाता है जो सभी को रुधिर दे सकता है। तो इस प्रकार यदि दुर्घटना हो जाए, शरीर बीमार पड़ जाए या शरीर में खून की कमी हो जाए, तो ऐसे समय में किसी स्वस्थ व्यक्ति का रुधिर लेकर दुर्घटनाग्रस्त या ज़रूरतमंद व्यक्ति को रुधिर दिया जाता है। इस क्रिया को रुधिर आदान बोलते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोला जाता है। लेकिन इसमें किसी का भी रुधिर लेकर किसी को भी नहीं दिया जा सकता, पहले टेस्ट करना जरूरी है। यदि मैच नहीं कर पाएगा तो फिर ब्लड देकर, खून देकर जिसको बचाना चाहते हैं उसकी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए कि आरबीसी आपस में चिपक जाएंगे और जो प्राप्यक है वो मृत्यु हो जाएगा उसका। तो इस प्रकार रुधिर आदान करने से पहले चिकित्सक के द्वारा सावधानी बरती जाती है। आगे है आरएच कारक क्या है। आरएच कारक या आरएच फैक्टर्स, जैसे प्लाज्मा में, रुधिर में एंटीजन और एंटीबॉडीज होते हैं, वैसे ही रुधिर में एक और कारक पाया जाता है। ये वैसे प्राकृतिक रूप से इसकी प्रकृति होती है प्रोटीन, आरएच कारक के नाम से जाना जाता है। आरएच कारक की खोज वैसे बंदरों में किया गया था, रियसस जाति की बंदरों में इसका खोज किया गया था आरएच का, लेकिन ये मनुष्यों के ब्लड में भी पाया जाता है, मनुष्य के रुधिर में भी पाया जाता है। किसी के ब्लड में यदि उपस्थित है, आरएच कारक पाया जाता है शरीर में, तो उसको बोलते हैं RH प्लस, और जिसके शरीर में नहीं पाया जाता उसको बोलते हैं RH माइनस। तो आरएच कारक शरीर में पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है। जिनमें पाया जाए RH प्लस कहलाता है, जिनमें ना पाया जाए RH माइनस कहलाता है। इस आधार पर जैसे रुधिर वर्ग है, रुधिर वर्ग भी जैसे A है तो A प्लस, A माइनस, B है तो B प्लस, B माइनस हो सकता है, AB है तो AB प्लस, AB माइनस हो सकता है, और O भी प्लस और माइनस हो सकता है। तो इस आधार पर RH कारक शरीर में उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस आधार पर रुधिर वर्ग प्लस माइनस होते हैं। आगे है आनुवांशिक सलाहकारी। आनुवांशिक सलाहकारी, जैसे आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिकता क्या है, तो इसमें माता पिता या पूर्वजों के गुण, माता पिता या पूर्वजों के गुण संतानों में आता है। ये सारे गुण को बोलते हैं आनुवांशिक गुण या आनुवांशिक लक्षण कहे जाते हैं, और इनका जो अध्ययन है आनुवांशिकता कहलाता है। तो कई ऐसे बीमारियां हैं जो माता पिता से या पूर्वजों से बच्चों में, संतानों में आ जाते हैं, जैसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, वर्णांधता, हीमोफीलिया, वर्णांधता, ऐसी बीमारियां हैं जो माता पिता या पूर्वजों में यदि पाया जाता रहा हो तो संतानों में आ जाते हैं। तो सामान्य रूप से जो आम आदमी होता है, आम पब्लिक होता है, उनको आनुवांशिक के बारे में जानकारी कम होता है। आजकल आनुवांशिक के बारे में सलाह देकर समाज को सुधारा जा सकता है।
जनता को सुधारा जा सकता है, आने वाले संतान कैसे होंगे इसकी जानकारी मिल सकती है, कोई यदि बीमारी है तो उसका भी इलाज किया जा सकता है। कई बार जैसे विवाह होने के पहले कुछ परीक्षण करा लेना चाहिए, जैसे हीमोफीलिया बीमारी है, वर्णांधता है, हीमोफीलिया जैसे ऐसी बीमारी है ये, यदि शरीर का कोई भाग कट जाए, छिल जाए, खून बहने लगे तो सामान्य रूप से 2 से 5 मिनट में ब्लड का थक्का बन जाना चाहिए। यदि नहीं बन रहा है तो बीमारी के रूप में जाना जाता है इसको। वैसी वर्णांधता, इसमें कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है इसको, वर्णांधता को कलर में भेद नहीं कर पाते। जैसे तार की जाली है, ऊर्ध्व या अनुप्रस्थ है, उसमें यदि कलर लगे हुए हैं तो उसको अलग अलग पहचान पाना मुश्किल हो जाता है कलर वर्णांधता में। एक RH कारक का टेस्ट कराया जाता है, RH फैक्टर का भी टेस्ट करा लेना चाहिए। RH प्लस है या RH माइनस है इसकी जानकारी होना चाहिए। कई बार जैसे RH प्लस वाला कोई पुरुष है, RH प्लस पुरुष है, RH माइनस महिला है, यदि इनका विवाह होता है, विवाह के बाद गर्भावस्था में या तो भ्रूण की मृत्यु हो जाएगी या तो फिर महिला की मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार तो ये RH फैक्टर का भी टेस्ट कराना चाहिए, कुछ बीमारियों का भी टेस्ट कराना चाहिए। ये सब आनुवांशिक बीमारियां हैं जिसका सामान्य लोगों को जानकारी नहीं होता है, तो विवाह के पहले इसका टेस्ट करा लेना चाहिए, या फिर कोई लक्षण दिखाई दे रहा है तो उसका टेस्ट कराना चाहिए। ये सब आनुवांशिक रूप से सलाह दिया जाता है, इसी को आनुवांशिक सलाहकारी कहा जाता है, जिसमें बीमारियों के बारे में ये सलाह दिया जाता है। वैसे सामान्य रूप से 2 प्रकार से उपयोग किया जाता है, यूथिनेक्स, एक तो है यूथिनेक्स, और एक होता है यूजेनिक्स। यूथिनेक्स और यूजेनिक्स इसको सुजननिकी बोलते हैं, सुजननिकी मानव समाज को सुधारने का प्रयास है सुजननिकी। और यूथिनेक्स इसके अंतर्गत मानव को उचित वातावरण में रखना, उचित इलाज कराना, मतलब उचित चिकित्सा, उचित शिक्षा, उचित आहार देकर उसमें उन्नति की संभावना उसमें देखी जाती है। इसको सलाह दिया जाता है कि स्वस्थ रहे, अच्छा शिक्षा रहे। और दूसरा जैसे यूजेनिक्स, सुजननिकी, इसमें आनुवांशिकता के आधार पर समाज को सुधारने का काम किया जाता है। इसमें होता है, एक तो प्रयास किया जाता है कि जो स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, जिनका दिमाग स्वस्थ है, उनको प्रजनन के लिए प्रेरित किया जाता है यूजेनिक्स के अंतर्गत। और वे जिनका शरीर रोगग्रस्त है या फिर मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उनको प्रजनन से रोका जाता है। ये 2 कार्य इसके अंतर्गत किए जाते हैं आनुवांशिक यूजेनिक्स या सुजननिकी के अंतर्गत। और यूथिनेक्स में इसमें उचित आहार दिया जाता है, उचित वातावरण में रखा जाता है, शिक्षा व्यवस्था किया जाता है ठीक से, और समाज को सुधारने का काम किया जाता है। इस प्रकार से आनुवांशिक सलाह देकर समाज को सुधारा जा सकता है, लोगों को स्वस्थ रखा जा सकता है, शिक्षा दिया जा सकता है, जो सामान्य लोगों को मालूम नहीं है, जबकि ये सब सलाह लेना चाहिए। तो आज हम प्रतिरक्षा तंत्र एवं आनुवांशिक सलाहकारी, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जैसे प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन किए। प्रतिरक्षा तंत्र
वातावरण बदलता है, मौसम बदलता है, कई लोग तुरंत रोगग्रस्त हो जाते हैं, जबकि कई ऐसे होते हैं जिनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका कारण होता है शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जो स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, उनको वातावरण या रोगाणु जीवाणु का प्रभाव कम पड़ता है, इसलिए बीमारी कम पड़ते हैं। लेकिन जिनका शरीर कमज़ोर है उनमें प्रतिरक्षा तंत्र भी कमज़ोर रहता है और तुरंत ही रोगग्रस्त हो जाते हैं। टीकाकरण के बारे में देखें, अंग प्रत्यारोपण, रुधिर वर्ग ए बी और ओ रुधिर वर्ग, फिर रुधिर आधान, RH कारक, अंग प्रत्यारोपण, इन सारे के बारे में अध्ययन किए। अंत में आनुवांशिक सलाहकारी, कई बीमारियों से बचने के लिए या अपने परिवार समाज को बचाने के लिए आनुवांशिक रूप से परीक्षण कराना चाहिए और जानकारी हासिल करना चाहिए। धन्यवाद।